हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपेक्स एजुकेशन एकेडमी चैनल में। आज हम लोग ज्योग्राफी के बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब इसमें बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन उठाए। इसमें विश्व के प्रमुख जल प्रपात, उसके अलावा मरुस्थल और महाद्वीप से संबंधित जितने भी स्थलाकृति है उससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग उठाए हैं और उसका अच्छा से डिस्कशन आज करने वाले हैं, तो बने रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बिना समय को जाया करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है वह कहाँ पे है। तो दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, जलप्रपात मतलब समझ रहे हैं ना, जलप्रपात मतलब कि इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि दो, जैसे पहाड़ से सबसे ऊंचाई से जब क्या होता है, जब पानी गिरता है नीचे की तरफ जिसको हम लोग झरना कहते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जलप्रपात। ठीक है, मतलब समझने के लिए ये बता दिए हैं। तो यह सबसे ऊंचा कहाँ पे है, तो यह एंजिल जलप्रपात जो है यह विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो यह एंजिल जलप्रपात है, वो हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये विक्टोरिया जलप्रपात जो हो गया, ये सबसे पहले तो ये जान लेंगे विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ। ये विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो यह अफ्रीकन महादेश में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो ये अफ्रीका महादेश में है। और ये कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है। और अफ्रीका महादेश के में जो एक नदी है, ठीक है ना, जम्बेजी नदी, उसी पे है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है ना, मतलब इसी प्रकार की एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है ना, तो यह जो जलप्रपात है नियाग्रा, यह किस दो देशों के बीच में क्या करता है, मतलब यह आ जाता है। क्वेश्चन मतलब नहीं, क्वेश्चन है कि यह कहाँ है, किस देश में है। तो इसका तो सीधा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ये नियाग्रा जलप्रपात से क्वेश्चन एक और आता है कि यह किस दो देशों के बीच में है। तो दोस्तों यह कनाडा और यूएसए के बीच में आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला देखिए वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्वेज नहर जोड़ती है, दोस्तों पता होगा आप लोगों को कि स्वेज नहर जो है यह, इसको कर्नल नासिर के द्वारा बनवाया गया था, मिस्र में है यह। और यह मतलब किस दो बहुत बड़े जल राशियों को क्या करता है, जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम ना इसका स्वेज नहर का स्थिति को जानते हैं। स्वेज नहर दोस्तों ये भूमध्य सागर, ठीक है ना, भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। जैसे मान लीजिए ये हो गया अफ्रीका महादेश और यहाँ पर है यूरोप महादेश, और इसको इस तरह से बढ़ा लीजिए अफ्रीका इस तरह से। इस पूरे वाला एरिया को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर। और यहाँ पर है लाल सागर, यहाँ पर लंदन वगैरह हो गया। ठीक है, जितने भी यूरोपियन देश हो गए, वीआईपी देश, ये सब इधर हो गए, इधर इटली वगैरह हो गए। तो यह जो है भूमध्य सागर और यह लाल सागर, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे एक देश है मिस्र। और इसी ने क्या किया है, खोद करके क्या बना दिया है, तो एक नहर बना दिया है। और इससे क्या होता है कि पहले जो पहले जो यात्रा इस तरह से यूरोप से होकर के पूरे अफ्रीका के नीचे से चक्कर लगा के यहाँ भारत तक पहुंचा जाया जाता था, वो अब न होकर के क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से क्या होता है, यात्रा होता है। तो इससे क्या होता है, तो समय का बचत होता है, ईंधन का बचत होता है। ठीक है ना, तो यह जो नहर है इसका नाम क्या है, स्वेज नहर। और यह नहर कहाँ पे है, तो यह नहर मिस्र में है। इसका निर्माण किसने किया था, तो कर्नल नासिर ने करवाया था। और यह किस दो सागरों को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को
उत्तरी सागर से मिलाती है। कौन सी सागर, मतलब सॉरी, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? दोस्तों ये मैप में आप लोग अगर देखिएगा तो ध्यान से आपको यह आपको मिल जाएगा। यह कील नहर जो है, यह क्या आपको करते हुए दिखाई देगा? तो ये बाल्टिक सागर को, ओ माय गॉड व्हाट हैपन, बैक करो इसको, क्या हो गया? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो आप लोग अगर मैप में देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। क्या दिखेगा? कील नहर जो है ना, यह आपको बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ते हुए आपको दिख जाएगा। देखिए ये जो नहर है ना, ये बड़े काम की चीज है। इसका निर्माण ही आदमी को, मतलब मनुष्यों ने बहुत ही ज्यादा, जब उसको दूरी का सामना करना पड़ता था ट्रेवल करने के लिए, बहुत पहले तो शिप ही एक माध्यम था, माने पानी का जहाज जो होता है उसी से लोग सफर करते थे। तो उसमें क्या होता था ना कि बड़ी बड़ी लंबा चौड़ा रूट मतलब पार करना पड़ता था। तो लोगों को लगा कि अरे देखो ना यहाँ पास में ही जाना है और हम लोग खामोखा इतना घूम के जाते हैं। तो जो उस समय के जो नेता लोग थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या जिसका लीडरशिप होता था जिस देश में, उसको लगा कि नहीं ये फ्यूचर के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, लोग हाईवे या वायु मार्ग से तो मतलब आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना बड़ा टफ काम हो जाएगा ना। तो वो लोग दूरदृष्टि वाले थे, उन लोगों ने इस फ्यूचर को देखते हुए क्या किया, नहर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। और इस नहर के वजह से क्या हुआ है, आवागमन में माल के ढुलाई वगैरह में क्या हो गया, बहुत सहूलियत मिलने लगा। तो इसका तो हो जाएगा कील नहर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के खुलने से निम्नलिखित में से किसके बीच की समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंदन और न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क यहाँ पे है, ठीक है ना, ये न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ पे लंदन, और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शॉर्टकट पड़ता है। लंदन और पेरिस जी नहीं, लंदन ऊपर हो गया और पेरिस थोड़ा नीचे आ जाएगा, भूमध्य सागर को जैसे इंटर करेगा कि आ जाएगा यहाँ पेरिस। लंदन केप से ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, लंदन से चेन्नई का जो दूरी है ना, ये बहुत कम हो गया। पहले महीना महीना दिन लग जाता था लंदन से आने में चेन्नई की तरफ, ठीक है ना, लेकिन इससे क्या होगा, बहुत दूरी कम हो गया, 10-12 दिन में ही क्या हो जाता था, यह यात्रा सिमट कर रह गया। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जलापास पद्धति द्वारा किया जाता है? यानी कि पास मतलब बांधना, यानी कि अंग्रेजी में उसको लॉक बोलेंगे, यानी कि लॉक सिस्टम। कहने का मतलब सिंपल अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो आप ऐसे इसको पढ़िए ना कि लॉक सिस्टम पर आधारित, लॉक सिस्टम पर आधारित जो नहर है वह कौन सा है? तो स्वेज नहर को सीधा बीच से चीर दिया गया है, और जब बड़ी बड़ी जो जहाजें हैं वह क्या होती है, जब जैसे मतलब इस एरिया में पहुंचता है तो इसका क्या होता है, इसका कंट्रोल पायलट को बोला जाता है कि आप हट जाइए। और दो छोटे छोटे जहाज है, जैसे कि यह एक बहुत बड़ा समुद्र हो गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र हो गया, और इस दोनों को क्या किया गया है, एक नहर से जोड़ दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जहाज यहाँ तक आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में क्या होता है, पायलट को इसका कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, और यहाँ पर दो छोटी छोटी जहाजें आती हैं, ठीक है, इसको पकड़ के मतलब इससे बांध करके, और ये दोनों जहाजें इसको क्या करती है, लेके चली आती है, और यहाँ पर लाने के बाद में इस जहाज को क्या कर देता है, मतलब इससे छुड़ा दिया जाता है, और ये जहाजें फिर यहाँ से अब दूसरे समुद्र में आ गए और यहाँ से आसानी से क्या करता है, आगे की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये तो हो गया स्वेज नहर, और सभी नहरों में ऐसा होता है, लेकिन ये जो नहर है ना, ये कहाँ गया, लेकिन इसमें जो पनामा नहर है, ठीक है ना,
यह इसका एक अलग ही प्रकार का टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करता है, पानी को रोका जाता है और दूसरे तरफ पानी को क्या करा जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे चेंबर होते हैं, इस तरह से बहुत सारे चेंबर है और यहाँ से पूरा समुंदर लगता है। होता क्या है कि यह बहुत नीचे है और यह बहुत ऊपर है। इसमें क्या होता है ना कि पहले इसमें एंट्री किया जाता है जहाज को, ठीक है ना, इसमें जहाज का एंट्री हो गया। उसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको लॉक किया जाता है। इसको लॉक करने के बाद में इसमें जुटा हुआ है इस तरह से, फिर यहाँ से पानी को खोला जाता है। यहाँ से पानी खोल दिया, सारा पानी इसमें आ गया। अब इसमें पानी आने के बाद क्या होता है, यह जगह बहुत उठ जाता है। तो फिर इसको दो छोटे छोटे जहाज़ों से क्या करता है, इसको खींच करके यहाँ तक लाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद क्या होता है, फिर इस मुंह को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और इस मुंह को बंद करने के बाद में इसको खोल दिया जाता है और इसके बाद में फिर इसका इसका दोनों का वाटर लेवल सेम हो गया, फिर इधर ले जाया जाता है। यानी कि भूमि ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जहाज को उधर से लॉक के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब उसको आगे मूव करा दिया जाता है। तो इसको लॉक सिस्टम बोला जाता है। और यह किस नहर पर होता है, तो यह दोस्तों पनामा नहर पे होता है, ठीक है। वैसे आप लोग यूट्यूब पर कभी सर्च करके देखिएगा पनामा नहर का मैकेनिज्म इंजीनियरिंग, तो आपको ना बेहतरीन ढंग से 3D माध्यम में बताएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। देखिए हमारे संसार की बात चल रही है कि इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप, तो इसमें हम लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, महाद्वीप है या महादेश कह लीजिए इसको। उसके बाद में एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे हो गया बर्फीले जगह है उसको अटलांटिक। तो इस सब में बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो ऑफिशियली सी बात है इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, हमारा एशिया जो है, एशिया महाद्वीप या एशिया महादेश, वो क्या है, सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अगला कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये कहाँ पे है। दोस्तों ये दक्षिणी गंगोत्री जो है ना, यह दक्षिणी गंगोत्री, ये क्वेश्चन छूट गया क्या, कौन सा एक, इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन छूट सा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी है और क्या है, संघीय प्रशासनिक भी क्षेत्र है। तो कोटा भारू, ये तो दोस्त जानते हैं, ये कोटा कहाँ है, ये इंडिया में है। और भारू भारू ये बंगाल में है, शायद बंगाल में भारूच है। चलिए इसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है, इसको देखिए, कोटा भारू नहीं है, इसके बारे में नहीं पता है। यह एक शहर है, ठीक है ना, पुत्राजया, ठीक है ना। तो यह जो है, यह मलेशिया का क्या है, बड़ी ही फेमस जगह है। यहाँ पर प्रशासनिक और जितने भी प्रकार की संघीय कार्य प्रणाली होती है वो सब यहीं से संपन्न होती है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों था, याद करने वाला था, इसमें कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं, इसको सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री स्थित है कहाँ, तो दोस्तों अंटार्कटिका, जो कि एक महाद्वीप है, सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या है, हमारे मतलब विश्व के अगर मानचित्र पर देखा जाए तो ये सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो इस जगह को मानव विकास के लिए इसको क्या कर दिया गया है, मतलब इसको छोड़ दिया गया है। कोई भी आदमी वहां पर जाके रह नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में रहता है कि वहां पर मतलब मनुष्यों का या जीव जंतुओं का रहना क्या है, संभव नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर पेंगुइन वगैरह रहती है। लेकिन उस जगह को वैज्ञानिक लोग क्या करता है, अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब अपने इस्तेमाल के लिए क्या है, मतलब जितने भी प्रकार के प्रयोग वगैरह हो गए, या कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं या बीज होते हैं जिनको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। तो उस सब के लिए स्टोर के लिए क्या है, यहाँ पर जितने भी प्रयोग वगैरह होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। तो इसी में हमारे भारत का भी एक मतलब जगह है, उसको क्या कर दिया गया, आवंटित किया गया था। पहले एक कार्यक्रम चला था यहाँ पर जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह है अंटार्कटिका में, ठीक है।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यूरोप में तो बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है, लेकिन उसमें से पूछ रहा है कि कौन है। तो बता दें आपको, यूरोप में जो पर्वत श्रृंखला है इसमें मुख्यतः कौन है? आल्प्स पर्वत है, याद है ना? नेपोलियन बोनापार्ट को आल्प्स पर्वत चढ़ने में बड़ी परेशानी हुई थी। हिमालय तो भारत में है क्या? एंडीज अमेरिका में हो गया, अमेरिकी महाद्वीप में हो गया। रॉकी पर्वत भी नहीं है, ठीक है ना? ये सभी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ये हो गया हिमालय, भारत और चाइना, भूटान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत, यह वही एटलस है। मतलब जैसे हम लोग मैप वगैरह देखते हैं ना, एटलस, तो वह एटलस जिसको हम लोग क्या करते हैं, एटलस के नाम से जानते हैं, लेकिन अदर एक्चुअल में वह एटलस है क्या? तो वह एटलस एक क्या है, पर्वत का नाम है। और यह पर्वत कहाँ पे है? तो यह पर्वत अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में बहुत सारे पर्वत है, जिसमें एटलस पर्वत भी है, जो कि काफी फेमस है। एशिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है। यह पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। कहने का अर्थ है कि ओजोन छिद्र, ओजोन परत जो होता है ना, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन, यह क्या करता है? ओजोन सूरज से आने वाले जो पराबैंगनी किरण है उसको क्या करता है? यह सोखता है या परावर्तित कर देता है। इस तरह से हम लोग ओजोन के बारे में हम लोग जानते हैं। ओजोन जो परत होती है वो हमारे पृथ्वी का क्या है, एक मतलब सुरक्षा कवच है। लेकिन आए कुछ दिनों में क्या हुआ है, व्यक्तियों मतलब मनुष्यों के जो लाइफ स्टाइल में इतना तेजी से चेंजिंग आया है, लोग इतना ज़्यादा जो मॉडर्न की तरफ भागे हैं, उससे क्या हुआ है, हम लोग बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का क्या किया, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किए। और ये सभी क्या करते हैं, तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें मुख्यतः क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CFC गैस। इसका सबसे ज्यादा योगदान है ओजोन परत को पतला करने में, या ओजोन परत के छिद्र में CFC गैस का क्या है, सबसे बहुत मतलब बड़ा योगदान है। तो कहता है कि यह किसके ऊपर सबसे ज्यादा पतला हो गया, ओजोन छिद्र। हमारे पूरे पृथ्वी पर घेरा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा छिद्र कहाँ हो गया? तो सबसे ज्यादा छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर में हुआ है। हमारे मन में एक सवाल आता है हमेशा से कि सारा गलती मानव लोग करता है, सबसे ज्यादा मॉडर्न यूरोपियन है, सबसे ज्यादा गंदगी यूरोपियन फैलाते हैं, और ये छिद्र सबसे दक्षिणी छोर जहां पर मनुष्य रहता ही नहीं, वहां पर इसका प्रभाव कैसे पड़ गया? तो दोस्तों ऐसी बातें अब हमको अभी समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग हवा, कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रदूषण फैलाते हैं हवा में, तो वह हवा सीधे डायरेक्ट ऊपर जाके ऊपर ही सारा अपना कांड नहीं कर देता है, बल्कि वह क्या करता है, यहाँ से उड़ेगा तो हवा में क्या है, थोड़ा ट्रेवल करेगा, दूसरी जगह तक जाएगा, है कि नहीं? तो इस वजह से यूरोप या अन्य देशों में जो भी घटनाएं होती है, हवा वो हमको लगता है शायद यूरोप की तरफ ही जाकर के क्या करता है, सॉरी यूरोप के तरफ बोल रहे हैं, ये अंटार्कटिका की तरफ ही जाकर के क्या करता है, इसी के ऊपर क्या करता है, तो क्षरण कर देता है। तो ये वजह हो सकता है। वैसे पूरा हमको आइडिया नहीं है, हम खुद से कभी कभी सोचते हैं तो हमको ऐसा लगा। पहले क्या था ना, 1994-95 की बात है, उससे पहले मतलब 384-85 डप्सन, मतलब ओजोन की परत की जो मोटाई है ना, उसको डप्सन में मापा जाता है। तो 1995-96 से पहले की बात है, यह कितना था, 384-85 ऐसे इसकी मोटाई थी। बाद में देखा गया कि बहुत तेजी आ गया, और धीरे धीरे 280, 282, 270 इस तरह से होते होते 1995-96 के समय तक आते आते इसकी मोटाई मात्र कितनी रह गई, तो 94 डप्सन रह गई। अब वैज्ञानिकों को बहुत चिंता सताने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसके बाद में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है उसमें CFC गैस का पहले इस्तेमाल होता था, अब उसके जगह पर और वगैरह चीज़ का मतलब उसमें इस्तेमाल होने लगा, जिससे अब क्या हुआ है, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब इसके ऊपर जो मतलब संकट मंडरा रहा था वो खत्म हो गया है, अब वह क्या हो गया है, फिर से लेवल हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप हो गए एशिया महाद्वीप, और 2 सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा में आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया
और यूरोप दोनों है। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और उससे थोड़ा बड़ा यूरोप है। लेकिन अगर देखा जाए दो की पूछ रहा है तो दोनों में तो ये आ ही जाएंगे ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? रियाद ये राजधानी है दोस्तों। बेलिंगटन ये भी राजधानी है। किसका? न्यूजीलैंड का। सिडनी और कैनबरा। देखिए कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है? शहर है। जैसे दिल्ली और मुंबई, दिल्ली क्या है? राजधानी है, और मुंबई क्या है? शहर है। इस तरह से सिडनी भी बहुत बड़ा शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप कहने का मतलब है कि पहले जितने भी जमीन थे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, ये सभी क्या थे? पहले एक ही जगह पर थे, लेकिन धीरे धीरे सब अलग होते गए। अभी मेडागास्कर नाम का एक देश है, वो भी क्या है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टूट के अलग हो रहा है। हर साल 2-2.5 इंच क्या हो रहा है? खसकते जा रहा है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो आने वाले 1-1.5 लाख सालों में क्या हो जाएगा? इस दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वह भी एक अलग महाद्वीप बन जाएगा। ठीक है ना? तो यह कैसे होता है? तो ज्वालामुखी के फूटने से बिल्कुल नहीं, चट्टानों के बलने से नहीं, ऊपरी में से। हमारा एक ऑप्शन और भी है, इसका हम आंसर ही पढ़ देते हैं। विवर्तनिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक वजह से। क्योंकि हमारा पूरा पृथ्वी क्या है? जो ऊपरी हिस्सा है वह प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट है उस पर टिकी हुई है, और ये प्लेट क्या है? गतिमान है, थोड़ा थोड़ा हमेशा इधर उधर क्या होता है? चलते रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है? हमारे पृथ्वी के ऊपर भूकंप वगैरह भी हो जाता है जब ये प्लेट टकराते हैं तो। अन्यथा यह प्लेट क्या है? गतिमान है, और इसके खसकने से ही क्या हुआ है? बहुत सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है कौन? आर्द्र मतलब हो गया सबसे ज्यादा नम। आर्द्र महाद्वीप का मतलब हो गया, मतलब सबसे नमी युक्त जगह कौन सा है? अगर भारत की बात किया जाए तो मानसीराम, चेरापूंजी, मानसीराम, चेरापूंजी पहले हम लोग जब पढ़ते थे 5-4 में तब हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया है? मानसीराम हो गया है। ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कौन है, तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका का एक जगह है, चिली के ऊपर। ठीक है ना? चिली के ऊपर। वैसे आंसर तो हो गया इसका यहीं पर, हम जगह की नाम बताना चाह रहे थे। यह दक्षिणी अमेरिका का अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चिली जो एक देश है ना, ये आपको दक्षिणी अमेरिका में इस तरह से एकदम लंबा समुद्र तट के ऊपर दिखेगा, और इसके साइड में यहाँ पर एक देश है, वही के बारे में चर्चा हो रहा है। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन हम बता देंगे। वैसे सवाल भी तो हल्का ही पूछ रहा है ना, कौन से कॉन्टिनेंट का पूछ रहा है, तो दक्षिणी अमेरिका का नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, एशिया में भी नहीं। ये कौन सा जगह है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। हम बता देंगे, ठीक है ना, कभी, या अभी बता दें। सबसे आर्द्र महाद्वीप, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप। विश्व की सबसे आर्द्र भूमि कौन सी है? भारत का बता रहा है। छोड़िए, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंध महाद्वीप है, मतलब अंध महाद्वीप या अंधा महादेश के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो हम लोग अफ्रीका को जानते हैं। किसको जानते हैं दोस्तों? तो अफ्रीका को जानते हैं। अफ्रीका। यूरोप वाले तो बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न है, ऑस्ट्रेलियन भी बहुत आगे है, एशिया भी
ठीक ठाक ही है, ठीक है ना, ठीक ठाक नहीं है, एशियन भी बहुत आगे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सन सिटी अवस्थित है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है ना, लगा तो दिए हैं, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन सिटी अवस्थित है दोस्तों, यह सन सिटी जो है ना, यह अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है? तो अफ्रीका में है। ये दक्षिणी अमेरिका देश में एक जगह है। आप जापान में मत समझ लीजिएगा, सूर्योदय का देश सन सिटी, इसको ऐसे नहीं समझ लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। इटली में भी नहीं है। सन सिटी कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द्वीप बोल रहा है दोस्तों, महाद्वीप नहीं बोल रहा है, या महादेश नहीं, द्वीप। द्वीप की अगर बात किया जाए तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है ना, वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप तो ग्रीनलैंड। अच्छा, एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जो है ना, हम लोग अक्सर सोचते हैं क्या कि आइसलैंड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्फ होगा, और ग्रीनलैंड बहुत हरा भरा होगा, जैसा कि नाम से है कि नहीं पता चलता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तो बात एकदम उल्टा है। ग्रीनलैंड पर पूरा बर्फ जमा हुआ है और आइसलैंड में पूरा हरियाली भरा हुआ है, ठीक है। मतलब पहले मैं ऐसा सोचा करता था, लेकिन जब पढ़े तो पता चला कि ये सब बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो दोस्तों फिलीपींस नहीं, फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो लगभग 17,000 द्वीपों से मिलकर क्या बना है? इंडोनेशिया बना है, ठीक है ना। तो हमारा बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। चलिए बढ़ते हैं। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह क्या है? तो ये बोर्नियो जो है ना, इसको बोर्नियो भी बोला जाता है, लेकिन यह जगह भी किससे रिलेटेड, मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है? तो ये भी हमारे इंडोनेशिया के ही क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है ना, इंडोनेशिया में ही ये आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप से सम्मिलित है? देखिए दोस्तों, ये एकदम डीप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है ना, ये सभी कहाँ है? तो प्रशांत महासागर के सबसे दक्षिणी अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश से थोड़ा और अगर आप दाहिने की तरफ देखिएगा तो आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। हम लोग ऑस्ट्रेलिया को एक देश ही समझ लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी, अब ऐसे कैसे संभव है? तो फिर न्यूजीलैंड कहाँ है? दोस्तों ये न्यूजीलैंड जो है ना, इसको हम लोग टोटली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा महादेश है ही नहीं, उसको पोलिनेशिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो पोलिनेशिया में ही ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा क्या है? देश है। और ये इतना बड़ा है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही क्या करते हैं, इस महाद्वीप को क्या करते हैं, इस महादेश को हम लोग याद रखते हैं। हालांकि इस महादेश का नाम क्या है? तो पोलिनेशिया है। और पोलिनेशिया ये क्या है, मतलब पोलिनेशिया के ही अराउंड जितने भी छोटे छोटे देश है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पोपुआ न्यू गिनी हो गया, ये सभी, और इसके अलावा न्यूजीलैंड भी हो गया, जहाँ की क्रिकेटर लोग बहुत अच्छे होते हैं, ब्लैक कलर का वो लोग ड्रेस पहनते हैं। तो ये सभी जगह जो है ना, कहाँ पड़ता है? तो पोलिनेशिया में पड़ता है, और ये प्रशांत महासागर के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। पर सवाल था कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीप में से कौन सा मेलनेशिया द्वीप में सम्मिलित होता है? तो दोस्तों ये जो है ना, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोलेमान द्वीप, जो कि कहाँ है? ये मोलेनेशिया में अवस्थित है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन, मोरेन समझ रहे हैं? मोरेन कहते किसको है? जैसे बर्फ जब खिसकता है ना, तो जो आकृति बनती है उसे हम लोग मोरेन कहते हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा? मानसून में हो जाएगा, नदी में हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र यानी कि सूखा क्षेत्र में? नहीं, कहीं नहीं होगा। ये कहाँ होगा? तो हिमानी क्षेत्र में होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र, ठीक है ना। मोरेन कहाँ बनता है दोस्तों? तो यह पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ ज्यादा होते हैं वैसे जगह पर बनते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंधी घाटियां पाई जाती है, ये अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है, अंधी घाटियां पाई जाती है कहने का मतलब कहाँ पाई जाती है? अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती है? कास्ट प्रदेश में। कास्ट प्रदेश दोस्तों कहते किसको है? देखिए कास्ट प्रदेश इस टाइप से होता है, ये भी पहाड़
ये भी पहाड़। अभी बीच का धंसा हुआ जो जगह है इसको हम लोग बोलेंगे काष्ठ प्रदेश। इससे होकर क्या होगा, जाने आने वाला रास्ता होगा। अब ये पहाड़ इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है, ये भी पहाड़ इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है, और इस पूरे में क्या है, घने जंगल है, वन है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, आपको दिखाई देगा कुछ चीज? बाकी चीज प्रकाश को तो इधर से क्या घेर लिया, तो पहाड़ घेर लिया, बचे खचे को जंगल वन घेर लिए। ऊपर से थोड़ा बहुत जो आने वाला था क्या है, ऊंची ऊंची लंबी लंबी क्या होते हैं यहाँ पे, पेड़े होती है, वृक्ष होती है, जिससे प्रकाश अंदर नहीं आ पाता। और इस जगह पर जो सीन क्रिएट होता है एकदम अंधेरा टाइप का होता है, अंधेरा कायम। तो ऐसे जगह को क्या बोला जाता है, काष्ठ प्रदेश में ऐसे क्षेत्र बनते हैं, ठीक है ना। शुष्क प्रदेश मतलब बहुत ही गर्म सूखा, हिमानीकृत यानी कि बर्फ वाली नहीं, अंधी घाटी वहां पर, यहाँ पर तो आपको आंख चुनिया जाएगा, इतना उछला दिखाई देगा कि आप कुछ देख ही नहीं पाइएगा। इसलिए जो भी पहाड़ पर जो भी लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे देश के जो सेना लोग हैं, जैसे कश्मीर लद्दाख में क्या करते हैं, मतलब रक्षा का काम करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं, तो लोग आंख पर अक्सर क्या करते हैं, चश्मा डाल लेते हैं ताकि प्रकाश का रिफ्लेक्शन उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके। टुंडा प्रदेश ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही था, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस कुएं से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, साधारण कूप, नलकूप, गहरा नलकूप, उत्सुत कूप, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सुत कूप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दोस्तों कुछ समझाने वाला था ही नहीं, ठीक है ना। कोप्पाकोआना पुलिन कहाँ अवस्थित है? कोप्पाकोआना एक जगह है, यह अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका कहाँ है, मतलब सॉरी, और ये अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो रियो डी जेनेरियो। और ये जगह भी कहाँ है, तो यहीं पे है, रियो डी जेनेरियो में। कोप्पाकोआना पुलिन कहाँ पर अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में। हवा के तेज वेग से बनने वाली, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हवा के तेज से बनने वाली रेतीले टीले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझे कि नहीं? आप लोग मरुस्थल में देखते होइएगा बालू कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब इस प्रकार से बालू होता है। तो इस सब को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टिम्बा। हम लोग गांव देहात में ढिमकी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि खेती उती होता है, हम लोग अनाज को क्या करते हैं, खूब बढ़िया से जब उसका दौनी उनी करवा देते हैं तो उसका जो भूसी का जो टीला बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसी टाइप से क्या हो जाता है, बालू का भी क्या होता है, मरुस्थल में इसका आकृति हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री, हमादा ये नहीं होगा, भृगु ये भी नहीं होगा, गौहर सर्क ये भी नहीं होगा, मरु टिब्बा यानी कि मरुभूमि का टिम्बा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, घ हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ? अलास्का में जी नहीं, यह कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो डेथ वैली है वह मतलब उसके किस राज्य में है, तो यह कैलिफोर्निया में। कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में गोल्डन क्या है, गोल्डन ब्रिज भी है। क्वेश्चन है कि समुद्र में दोस्तों क्वेश्चन है कि समुद्र में बहिर्वृष्टि भूमि कहलाती है क्या, क्या कहलाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा। जैसे समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ जो भूमि होता है, सॉरी क्वेश्चन आप इस चीज को समझ लीजिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र के, ठीक है ना, और जो भूमि होगा उसको हम लोग टापू कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। वैसी भूमि जो चारों तरफ से क्या हो, समुद्र से घिरा हुआ, उसे हम लोग टापू कहते हैं, यानी कि उसको द्वीप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, ये हो गया मेरा भारत का ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो भारत क्या है, मेरा एक प्रायद्वीप है। और भी बहुत ऐसे स्थलाकृति जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ क्या हो, स्थल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे, और चारों तरफ से समुद्र से घिरा उसे हम लोग द्वीप कहेंगे। तो क्वेश्चन था कि समुद्र के बहिर्वृष्टि भूमि, यानी कि समुद्र के बाहर जो भूमि होगी, यानी कि 3 तरफ से समुद्र होंगे और एक तरफ से भूमि होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग प्रायद्वीप ही कहेंगे। जल डमरू मध्य होता है, 2 जलों के बीच की में जो समुद्री रेखा खींच दिया जाता है, मतलब जो समुद्री जल राशियों को क्या करता है? मिलाने का काम करता है, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। द्वीप चारों तरफ से क्या हो? समुद्र से घिरा हो। स्थल संयोजक यानी कि 2 स्थल को जोड़े, उसको स्थल संयोजक कहते हैं। तो ये सभी नहीं होंगे, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। 3 तरफ से समुद्र से और एक तरफ से भूमि से घिरा हो। मेरा ये भी उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, बहिर्वृष्टि यानी कि समुद्र के बाहर वाली जो भूमि है वह। तो सीधी सी बात है, 3 तरफ से समुद्र होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सहारा मरुस्थल, जो कि क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का, कोलोरेडो, कालाहारी और थार। इस चारों में से हमको टिक करना है कि एशिया महादेश, एशिया में भी किसका? दक्षिणी एशिया का। क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण एशिया का हो जाएगा दोस्तों, ये आटाकामा का जो है ना वो चिली में है, ठीक है। कोलोरेडो एक कोल्डेरा होता है, सबसे बड़ा मरुस्थल कोलोरेडो, इसके बारे में भी हमको ज़्यादा खास पता नहीं है। कालाहारी के बारे में जान लीजिए। कालाहारी का जो है ना ये अफ्रीका में, जैसे इस तरह से अफ्रीका महादेश है ना, तो यह यहाँ पे हो गया दक्षिण और पश्चिम में, यहाँ पर अफ्रीका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम में ये वाला एरिया हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर और पश्चिम में सहारा का हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम में ये क्या हो जाएगा? कालाहारी का हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है दक्षिण एशिया का। अगर एशिया की बात करें तो एशिया के तो दक्षिण में तो हम ही लोग आ जाते हैं ना। अगर हमसे भी अगर एकदम दक्षिण में जाए तो फिलीपींस वगैरह आ जाएगा, लेकिन उधर तो मरुस्थल है नहीं। जो भी मरुस्थल है सो भारत में ही है, और भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार का मरुस्थल है। तो सवाल पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वह हो जाएगा थार का मरुस्थल। और उसी में अगर पूछे उत्तर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो उत्तर एशिया में तकलामकान आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल बनाता है। और गोबी मरुस्थल भी है, जो कि बहुत बड़ा है, और वो क्या है? चीन और मंगोलिया में वो आ जाता है। वो हो जाएगा उत्तरी एशिया का। अगर सवाल पूछे तो उसमें वो आंसर राइट हो जाएगा। तो हमारा अभी के लिए क्या हो जाएगा? थार, चूंकि दक्षिणी एशिया की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह भारत की तरफ बता रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल अभी हमने चर्चा किया था, ये कहाँ पे है? तो यह मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन के मध्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तकलामकान मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों यह चाइना में है। इसका भी हमने अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया था। तकलामकान कहाँ है? चाइना में है। सबसे ठंड मरुस्थल है यह, मतलब सबसे ठंड तो नहीं कह सकते, ठंड कह सकते हैं इसको। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान घेरे हुआ है? जैसे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी घेरे हुआ है, इसका जैसे सवाल होता है ना, उसी तरह से यह सवाल है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थल को मरुस्थल घेरे हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा भाग, ठीक है ना। 1/3 भाग पानी घेरे हुआ है, 5वां भाग समुद्र, पृथ्वी ये क्या है? मरुस्थल। चलिए क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं क्या? भारतीय मरुस्थल को अट्टाकामा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सहारा भी नहीं कहते हैं। गोबी चीन और मंगोलिया में पड़ता है। थार मरुस्थल कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार मरुस्थल कहा जाता है, थार मरुस्थल। चलिए अगला सवाल है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो हम थोड़ा देर पहले बताए थे, जैसे अफ्रीका के बारे में बताए थे कि
इस तरह से अफ्रीका है ना, तो यहाँ पर आपको कालाहारी मरुस्थल मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे। और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल यहीं पे मिल जाएगा, और यहाँ पे कालाहारी, ठीक है। यह जो होता है, यह मरुस्थल जो है ना, यह आपको रेड कलर का मिलेगा, एकदम मतलब एकदम उजरा बिरान और रेड कलर का यह आपको मैप में दिखेगा। ये कहाँ हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है ना। एशिया में नहीं होगा, मैक्सिमम में भी नहीं होगा। उत्तरी अमेरिका में क्या है, सहारा है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में क्या हो जाएगा, तो कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो यह अफ्रीका में तो है, दक्षिणी में है कि उत्तरी में है, तो सबसे उत्तर में ही है। सबसे उत्तर में कहने का मतलब सबसे ऊपर में। जैसे अफ्रीका आप देखिएगा ना, तो अफ्रीका में आपको कहाँ दिख जाएगा, सबसे उत्तर में ही दिख जाएगा ये, ठीक है ना। कहाँ मिल जाएगा, तो अफ्रीका में ही मिल जाएगा आपको, वो भी सबसे उत्तर में, ऊपर में। क्वेश्चन है अगला कि आटाकामा मरुस्थल किस देश, मतलब किस दक्षिण अमेरिका देश में है। सॉरी, क्वेश्चन है कि आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकन देश में है। कहने का मतलब कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के किधर है। तो हम थोड़ा देर पहले भी डिस्कशन किए थे, चिली जो है ना, चिली एक देश है। दुनिया की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाली देश चिली। और सबसे चलिए, सबसे बड़ी बोलेगा तो नहीं, कनाडा, सबसे बड़ी कनाडा, क्योंकि कनाडा बहुत घूंच पहुंच है ना, उसका मैप देखिएगा तो बहुत, अगर सबको लंबा कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्या, तो सबसे बड़ी हो जाएगा कनाडा का। ये क्वेश्चन इसका नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में वो भी क्वेश्चन आ गया, तो सोचा कि बता ही देता हूँ। और अगर सबसे लंबी की बात किया जाए तो चिली जो है ना, इस तरह से पतली लंबी बहुत है, एकदम पश्चिमी छोर से होगा। आपको दक्षिणी अमेरिका की तरफ से आप देखिएगा तो इस तरह से उसका आकृति है, और जो कि क्या है, बहुत लंबी है। और इसी के इस साइड, ठीक है ना, आटाकामा का मरुस्थल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो चिली हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मरुद्वीप किसे कहते हैं। इसमें तो पहले ही आउट कर दिया है कि मरुद्वीप यानी कि मरुस्थल से ही रिलेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसका आंसर क्या दे दे, रेगिस्तान दे दे, रेगिस्तान इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, मतलब शीत उष्ण, समझ रहे हैं, सबसे ठंडा मरुस्थल। तो दोस्तों यह हो जाएगा तकला मकान, जो कि चीन में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तकला मकान ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, शीतोष्ण मरुस्थल हो जाएगा। चलिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।